आज हम रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो कि एक फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग राइटर है, उनके द्वारा लिखी गई एक पोएम माय लास्ट डचेस को फुल हिंदी में समझेंगे। माय लास्ट डचेस एक बहुत ही फेमस एंड मोस्ट सक्सेसफुल वर्क है रॉबर्ट ब्राउनिंग का। अगर इस पोएम की टाइटल की बात कर लें तो वो है माय लास्ट डचेस। डचेस मीन्स वाइफ। तो यहाँ पर आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं वो है डचेस, वाइफ। वाइफ किसकी है? वो वाइफ है डूक ऑफ फेरेरा की। तो जो डूक है उसने अपनी बीवी की तस्वीर, जो कि डचेस है, उसकी तस्वीर को अपनी पर्सनल गैलरी में रखा है। उसने ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पर जो भी विजिटर्स आए तो उनकी नज़र इस पेंटिंग पर पड़े। तो पोइट्री में स्टार्टिंग में होता ये है कि एक काउंट नाम का राजा होता है, वो अपने एक मैसेंजर को यहाँ पर भेजता है। किसके पास? द डूक ऑफ फेरेरा के पास, कि वो जाके इंक्वायर करे कि वो राजा है कैसा। चलिए इस पोएम को शुरू करते हैं और मैं आपको लाइन वाइज एक्सप्लेन करूँगी। That's my last duchess, painted on the wall, looking as if she were alive. I call that piece a wonder now. Fra Pandolf's hands worked busily a day, and there she stands. अब जो डूक है, आप जो तस्वीर में देख सकते हैं वो डूक है, और जो डूक है वो ठहरा हुआ है मैसेंजर के साथ। अब वो कहता है मैसेंजर से कि ये मेरी आखिरी बीवी की पेंटिंग है जो कि इस दीवार पर टंगी हुई है। वो दिख तो ऐसी रही है कि मानो जैसे कि वो जिंदा हो, और ये जो पेंटिंग है मैं इसे कहता हूँ एक पीस ऑफ वंडर, यानी कि ये पेंटिंग मेरे लिए बहुत प्रेस्टीजियस है। द डूक ये भी कहता है कि इसे फ्रा पैंडोल्फ ने बनाया है। फ्रा पैंडोल्फ जो कि एक पेंटर है, और ना सिर्फ एक पेंटर बल्कि एक मॉन्क भी है। फ्रा पैंडोल्फ ने अपने हाथों से दिन भर इस पेंटिंग को बनाया है, और अब देखो ये पेंटिंग इस दीवार पर लगी है। एंड देयर शी स्टैंड्स। विल इट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर, आई सेड, Fra Pandolf by design, for never read strangers like you that pictured continents. यहाँ पर जो डूक है वो कहता है मैसेंजर से कि आप प्लीज़ बैठ जाएं और इस पेंटिंग को देखें। और ये दोबारा फ्रा पैंडोल्फ का नाम लेता है, जो कि पेंटर है, कि इसे फ्रा पैंडोल्फ ने डिज़ाइन किया है। अब जो डूक है वो बार बार फ्रा पैंडोल्फ का नाम इसलिए मेंशन कर रहा है क्योंकि फ्रा पैंडोल्फ एक मॉन्क है जिसके इंटेंशंस औरतों को लेकर बहुत ज़्यादा प्योर हैं। द डूक ये भी कहता है कि तुम जैसे स्ट्रेंजर्स यहाँ पर आते हैं और उनकी नज़र इस पेंटिंग पर पड़ती है और वो इस पेंटिंग के फेस एक्सप्रेशन को देखते हैं। यहाँ पर पिक्चर्ड कॉन्टिनेंट्स का मतलब होता है पेंटेड फेस एक्सप्रेशन। कॉन्टिनेंट्स का मतलब है फेस एक्सप्रेशन। The depth and passion of its earnest glance, but to myself it turned, since none puts by the curtain I have drawn for you, but I, and seemed as they would ask me, if they durst, how such a glance came there. So not the first are you to turn and ask thus. द डूक कहता है कि इस पेंटिंग पर जो गहराई है, जो सीरियसनेस है, उसके बारे में पूछने वाले तुम पहले इंसान नहीं हो। और वो ये भी कहता है कि इस पेंटिंग पर जो पर्दे लगे हैं, इस पर्दे को हटाने की हिम्मत किसी में नहीं है, और इस पेंटिंग के पर्दों को सिर्फ मैं ही हटा सकता हूँ। और अगर किसी को देखना होगा तो अगर उसमें हिम्मत होगी तो ही वो मुझसे पूछेगा, और अगर मेरी इजाज़त होगी तभी कोई इस पेंटिंग को देख सकेगा, कोई मेरी डचेस को देख सकेगा। Sir, it was not her husband's presence only, call that spot of joy in the duchess' cheek. तो द डूक जो है वो कहता है कि खाली उसके हस्बैंड की मौजूदगी की वजह से ही उसके गालों पे लाली नहीं आई है, कुछ और भी था। Perhaps फ्रा पैंडोल्फ chanced to say, उसे फ्रा पैंडोल्फ ने ज़रूर कुछ कहा होगा। Her mantle laps over my lady's wrist too much, or paint must never hope to reproduce the faint half flush that dies along her throat. द डूक ये कहता है कि ज़रूर उसे फ्रा पैंडोल्फ ने कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया होगा, या कहा होगा कि लेडी, आपका जो क्लोक है, यानी कि आपकी जो शॉल है, वो आपके रिस्ट पे बहुत ज़्यादा आ रही है। या फिर ये कहा होगा कि आपके गले पर जो हल्की सी लाली है उसे मैं अपनी पेंटिंग में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाऊँगा, यानी अपनी पेंटिंग में दर्शा नहीं पाऊँगा। Such stuff was courtesy, she thought, and cause enough for calling up that spot of joy. द डूक ये कहता है कि इतना ही काफ़ी था डचेस के चीक्स पर ब्लश लाने के लिए, क्योंकि वो इसे कर्टेसी समझती थी। एक हल्का सा कॉम्प्लीमेंट, वो भी फ्रा पैंडोल्फ जो कि एक मॉन्क था, उसके द्वारा दिया गया हुआ एक हल्का सा कॉम्प्लीमेंट भी उसके लिए काफ़ी था ताकि उसके चेहरे पर लाली आ जाए। फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय, शी हैड अ हार्ट, हाउ शैल आई से, टू सून मेड ग्लैड, टू ईजिली इम्प्रेस्ड। द डचेस कहता है कि उसकी बीवी का दिल ऐसा था कि वो बहुत जल्दी छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाती थी और किसी से भी बहुत जल्दी इम्प्रेस्ड हो जाती थी। अब ये जो डूक है वो अपनी बीवी की कंप्लेन कर रहा है उस मैसेंजर से।
She'd like whatever she looked on, and her looks went everywhere. यानी कि डचेस जो भी चीज़ को देखती थी उसे वो चीज़ पसंद आ जाती थी और वो हर जगह देखती थी। अब इन लाइनों से हमें साफ पता चलता है कि द डूक है वो बहुत ज़्यादा अपनी बीवी से इरिटेटेड था क्योंकि उसे ये पसंद नहीं आ रहा था वो जो कर रही थी। Sir, it was all one. My favor at her breast, the dropping of the daylight in the west, the bow of cherries some officious fool broke in the orchard for her, the white mule she rode with round the terrace. यहाँ पर इन लाइनों में द डूक कहता है कि उसने एक फेवर किया, एक एहसान किया अपनी डचेस के ऊपर, उसे एक ज्वेलरी का पीस देकर, लेकिन वो उस ज्वेलरी के पीस को भी उतनी ही अहमियत देती है जितना वो सूरज के डूबने को देती है। The dropping of the daylight in the west. और अगर कोई बेवकूफ़ उसके लिए ऑर्चार्ड में जाकर कुछ चेरीज़ ला दे तो उन चेरीज़ को भी वो उतनी ही वैल्यू देती है। ऑर्चार्ड का मतलब होता है एक फ्रूट्स का लैंड। द वाइट म्यूल शी रोड राउंड द टेरेस। यहाँ पर द डूक डचेस को वाइट म्यूल कहता है और कहता है कि वो टेरेस के अतराफ घूमती रहती है। द वर्ड वाइट म्यूल यहाँ पर सिम्बलाइज करता है डचेस की प्योरिटी और इनोसेंस को। All and each would draw from her alike the approving speech or blush at least. यानी कि सब उससे राज़ी हो जाते थे, या तो वो ब्लश कर देती थी या फिर वो कुछ अच्छा कह देती थी। She thanked men good, but thanked somehow, I know not how, as if she ranked my gift of a 900-year-old name with anybody's gift. इन लाइनों में द डूक कहता है कि अच्छी बात है, वो सबकी इज्जत करती है, सबको थैंक यू बोलती है, लेकिन वो थैंक यू भी ऐसे करती है जिससे मुझे लगता है वो मेरे गिफ्ट को रैंक कर रही है। मेरा गिफ्ट जो कि 900 साल पुराना नाम है मेरे ख़ानदान का, वो मेरे गिफ्ट को किसी के भी गिफ्ट के साथ बराबरी करती है। अब यहाँ पर जो 900 साल पुराने ख़ानदान के नाम का जिक्र होता है, इसका मतलब ये है कि ख़ानदान बहुत ही प्रेस्टीजियस है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल है और ये काफ़ी समय से है। Who would stoop to blame this sort of trifling? यानी कि द डूक कहता है कि कौन झुकता और बात करता एक औरत से, ये तो मेरे ईगो के खिलाफ है, मुझे लगता है ये ट्रिफलिंग है, यानी कि ये वर्थलेस है, पॉइंटलेस है। Even had you in speech which I have not to make your will quite clear to such an one and say. द डूक मैसेंजर से कहता है कि तुम में भी ये स्किल होगी, तुम में भी एक काबिलियत होगी कि तुम अपने वर्ड्स को घुमा फिरा कर अपनी बीवी को समझा लो, लेकिन मुझ में ये नहीं है। Just this or that in you disgust me. Here you miss or there exceed the mark. The Duke जो है वो इन लाइनों में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड साउंड करता है और कहता है कि कभी ये कभी वो, कुछ ना कुछ तुम में मुझे डिस्गस्टिंग लगता है और यहाँ पर तुमने अपनी लाइन क्रॉस कर ली है। And if she let herself be lessoned so, nor plainly set her wits to yours, forsooth and made excuse. इन लाइनों से साफ पता चलता है कि द डूक अपनी डचेस से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एंड इरिटेटेड हो चुका है। द डूक कहता है कि अगर मैं उससे बात करके उसे बता देता कि वो जो हरकतें कर रही है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, तो शायद वो अपने आप को संभाल लेती या वो खुद को समझा लेती बिना कोई ज़िद किए। एंड देन वुड बी सम स्टूपिंग एंड आई चूज़ नेवर टू स्टूप। द डूक कहता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि मुझे उसके सामने झुकना होगा और मैं तो कभी नहीं झुकता। Oh sir, she smiled, no doubt, whenever I passed her, but who passed without much the same smile? यानी कि कोई डाउट नहीं है इस बात में कि जब भी मैं उसके पास से गुजरता वो मुस्कुराती थी, लेकिन मेरे अलावा अगर कोई और भी उसके पास से गुजरता तब भी उन्हें वो वही स्माइल देती थी। This grew, I gave commands, then all smiles stopped together. There she stands as if alive. इन लाइनों से पता चलता है कि जो डचेस कर रही थी वो दिन ब दिन बढ़ रहा था, तो डूक ने अपने सोल्जर्स को कमांड किया और सारी मुस्कुराहटें एक साथ रुक गईं। इसका मतलब ये है कि द डूक ने अपनी डचेस का मर्डर करवा दिया और वो कहता है कि अब वो यहाँ इस पेंटिंग में है और ऐसे लगता है जैसे कि वो अभी जिंदा है। There she stands as if alive. Will it please your eyes? We'll meet the company below then. द डूक उस मैसेंजर से कहता है कि अब तुम उठ जाओ यहाँ से, अब हम नीचे बात करते हैं, डाउनस्टेयर्स। द काउंट योर मास्टर्स नोन munificence is ample warrant that no just pretense of mine for dowry will be disallowed, though his fair daughter's self, as I avowed at starting, is my object. अब इन लाइनों में द डूक काउंट के बारे में कहता है कि काउंट जो तुम्हारा मास्टर है वो बहुत ही काइंड है,
तो ये तो साफ है कि जो मैंने बहुत सारा दहेज मांगा है वो उसे मना नहीं करेंगे। और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मेरा ऑब्जेक्टिव डॉटर से शादी करना है और वो वही है। और इस तरह डूक अपने आप को डिफेंड करता है। We'll go together down, sir. Notice Neptune, though taming a seahorse, thought a rarity which Claus of Innsbruck cast in bronze for me. The Duke कहता है कि हम साथ में नीचे जाएंगे। कि तुमने नोटिस किया नेपट्यून को? नेपट्यून कैसे सी हॉर्स को टेम करता है, यानी कि सी हॉर्स को ट्रेन करता है। यहाँ पर नेपट्यून सिंबलाइज करता है द डूक को, जो कि कंसिडर्ड है एज गॉड, एंड सी हॉर्स दर्शाता है डचेस को। और ये बहुत ही रेयर है मास्टरपीस जो कि क्लॉस ऑफ इंसबर्ग ने ब्रॉन्ज मटेरियल में मेरे लिए बनाया है। सो थ्रू आउट द पोएम द डूक किंग अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी और अपने ईगो के बारे में बताता है कि कैसे उसने अपनी डचेस का मर्डर करवा दिया क्योंकि वो उसकी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाया। और अब क्योंकि उसका मर्डर हो चुका है, वो अब इस तस्वीर में है, तो अब वो कंट्रोल कर सकता है अपनी डचेस को कि कौन उसकी मुस्कुराहट देखेगा और कौन नहीं। माई लास्ट डचेस पोएट्री या ड्रामेटिक मोनोलॉग के ज़रिए रॉबर्ट ब्राउनिंग बताते हैं कि कैसे विक्टोरियन एरा में वाइफ्स को ट्रीट किया जाता था। वो दर्शाते हैं विक्टोरियन एरा की डार्क साइड को, कि एक औरतों को बहुत ज़्यादा डिस्पोजेबल समझा जाता था। जब भी हस्बैंड्स अपनी वाइफ से बोर हो जाते थे तो वो उन्हें मरवा देते थे और दूसरी शादी कर लेते थे। और ये विक्टोरियन एरा में फेमस इसलिए हुआ था क्योंकि हेनरी VII नाम का एक किंग था जिसकी बहुत सारी बीवियाँ थीं और उसने अपनी बीवियों से तंग आकर उन्हें मरवा दिया। तो ये हिस्सा बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था विक्टोरियन एरा में, और ऑल हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स के साथ ऐसे ही ट्रीट करते थे और वाइफ्स के पास, वुमेन के पास राइट्स नहीं होते थे। अब इस पोएम के टाइटल की अगर बात कर लें, माई लास्ट डचेस, इसका मतलब तो ये है कि मेरी आखिरी बीवी। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये एक आयरनी है, क्योंकि इसकी एक्चुअल मीनिंग जो है वो कुछ और ही है। और जो ये पोएम दर्शाती है, इसमें तो जो डूक किंग होता है वो दोबारा शादी करता है